Let's start our today's session. Good morning, everyone. सबको बहुत नींद आ रही है. You can unmute yourself, everyone. You can unmute yourself. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग मैम. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया. बढ़िया. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. फाइनली एग्जाम्स आ ही गई. अभी भी फाइनली. चलो, तो आज हम सबसे पहले तो सब लोग रेडी हो जाओ अपने पैम्पलेट के साथ. पैम्पलेट में यूनिट 3 का पैम्पलेट सब लोग निकाल लो. पैम्पलेट ऑफ यूनिट 3, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है. तो पहले यूनिट 3 को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. मैम, हाँ बेटा. मेरे पास यूनिट 3 का पैम्पलेट नहीं है. अरे बाप रे, क्या किया? यूनिट 3 का पैम्पलेट नहीं है? इतने टाइम से थे कहाँ? नहीं मैम, नहीं. एक्चुअली जब दिया था ना तब मैं नहीं थी, और उसके बाद ये सब लॉकडाउन और ये सब हो गया ना, उसके बाद मुझे मिला नहीं है एक्चुअली. अच्छा, तो एक काम करो, अपने फ्रेंड को बोलो, अपने किसी फ्रेंड को मीटिंग में से कि आपको है ना फोटोज. हाँ. हाँ चिराग, भेज दो. चलो, तो शुरू कर रहे हैं. और किसी के पास तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? क्योंकि देखो, बाकी तो फिर भी कर लोगे. इसके जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई पैम्पलेट नहीं है एमसीक्यू का. तो ये टॉपिक्स अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. और वैसे भी ये टॉपिक ओपी रोड पे कवर नहीं हुआ था, सुभानपुरा और प्रतापनगर पे हो चुका था. क्या बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं? और मैम प्लीज क्वेश्चन नंबर आप डायरेक्ट बोलना, पेज नंबर मत बोलना. पैम्पलेट्स आर डिफरेंट. पैम्पलेट आर डिफरेंट. ओके, ठीक है. ठीक है, जिन्होंने लास्ट में अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है उनको गुड मॉर्निंग. और सब लोग अपना पैम्पलेट यूनिट 3 का पैम्पलेट के साथ रेडी हो जाओ, जो अभी लास्ट में ज्वाइन हुए हैं. यस, तो यूनिट 3 में से सबसे पहले आ कौन सी चीजें रही हैं वो हम टिक कर लेते हैं. सबसे पहला टॉपिक है एफडीआई. एफडीआई में से कुछ भी नहीं आ रहा है. टॉपिक, हाँ, टॉपिक 2 है इंटरनेशनल लिक्विडिटी. ये आ रहा है, इसको टिक कर लीजिए. इंटरनेशनल लिक्विडिटी आ रहा है. और टॉपिक 3 आईएमएफ एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी. बस यही दो टॉपिक्स आ रहे हैं. बस यही दो टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं. तो हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले इंटरनेशनल लिक्विडिटी. अभी क्वेश्चन नंबर मेरी पैम्पलेट में क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखा है पेज नंबर 7 पर. टॉपिक 3 आईएमएफ एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी पेज नंबर 7 पर है. क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और explain the role of IMF in solving the problem of international liquidity. Yes, तो स्टार्ट करते हैं. Who would read? कौन रीड करेगा? Yes. हाँ, सुभानपुरा से रंजवी मोदी. Yes. हाँ, हमेशा मुझे ही बोलते हैं. अब ये कौन है? ये इतना बड़ा नाम लेकर, ये प्लीज रीनेम योरसेल्फ. ये एक सेकेंड, चलिए. हाँ, पढ़ो. During the interwar period, there were international monetary problems during this period. Gold standards were abandoned. Fixed exchange rate system was replaced by flexible exchange rate system. The policy of free trade was abandoned by many countries. They imposed heavy restrictions on imports such as tariffs, quotas, exchange controls, exchange rate, depreciation and devaluation. The countries were facing balance of payment difficulties and problem of shortage of international liquidity. हाँ, यस. तो समझ लेते हैं सबसे पहले क्या मतलब है. आईएमएफ क्यों आया? आईएमएफ का ओरिजिन इसलिए हुआ. एक सेकेंड, रोशन, क्या हुआ? यू हैव रेज्ड हैंड. कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट है? पैम्पलेट डिफरेंट है मैम. पैम्पलेट नहीं है बेटा. पैम्पलेट, अच्छा, तो तुम जो बोल रहा है पैम्पलेट अलग है, उनके लिए यही क्वेश्चन तो यही है, डिस्कस द ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आईएमएफ. पैम्पलेट है ही नहीं मैम.
पैम्पलेट नहीं है तो बेटा पैम्पलेट मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? आप है ना एक काम कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाइए अभी और उसे बोल दीजिए कि आपको है ना फोटो इस क्वेश्चन और आंसर का फोटो व्हाट्सएप कर दे। ओके मैम। क्योंकि नोट्स अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं नोट्स लिखवाऊं, तो नोट्स लिखने बैठेंगे तो होगा ही नहीं कवर, इसलिए प्लीज जिसके पास पैम्पलेट, और कितने बच्चे जिनके पास पैम्पलेट नहीं है, रेज योर हैंड, एक बार हैंड रेज कर देना जरा। और बाप रे, एक और श्लोक दवे, आपके पास भी नहीं है पैम्पलेट? स्वप्निल, दिव्या के पास भी नहीं है, स्वप्निल के पास भी नहीं। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सबसे पहले तो आपको फोटो भेज दे इस क्वेश्चन का, 2 मिनट लगेंगे। चलिए, हाँ, तो क्या कहने का मतलब, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें से मुझे नहीं लगता कोई एमसीक्यू बैठेगा, ये प्योर थ्योरेटिकल है। क्या कि आईएमएफ क्यों सेटअप हुआ था? क्योंकि कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को हटा दिया था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है, हमने लास्ट मतलब सेम या कुछ शायद लास्ट सेम में ही पढ़ा था कि जब आप पैसे को देते हो, अपनी करेंसी को गोल्ड में एक्सचेंज करा सकते हो, तो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज हट गया था। कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही थी, पर कंट्रीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा टैक्सेस ले रही थी, तो कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लगी कि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है कंटिन्यूअसली, कंट्रीज में आपस में झगड़े होने लगे। तो ट्रेड को इजियर बनाने के लिए, ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए आईएमएफ को सेटअप किया गया। क्लियर? इसमें से देयर कुड बी नो एमसीक्यू क्वेश्चन। आगे पढ़ो। यस, Now it was necessary to achieve an orderly conduct of international trade, exchange rate stability, and to increase the sources of international liquidity. In response to this, IMF was established. IMF, अब इसमें से एमसीक्यू बैठ सकता है, पेंसिल्स हाथ में है सबके पास। IMF क्यों स्टैब्लिश हुआ था? What is the reason for establishment of IMF? क्या है? टू अचीव एन ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड आपस में कंट्रीज के बीच में अच्छे से हो सके, ट्रेड कंट्रीज के बीच में अच्छे से हो सके, तो टू अचीव व्हाट? ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा रीजन जो आईएमएफ क्यों स्टैब्लिश हुआ था, अचीव एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। बहुत सी कंट्रीज के लिए एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो रहा था तो वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, किसके लिए एक्सचेंज रेट बहुत कम हो रहा था तो वो भी ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो दूसरा रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टू एस्टैब्लिश आईएमएफ इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? एंड थर्ड, टू इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। 3 रीजंस हैं फॉर आईएमएफ एस्टैब्लिशमेंट। पहला आईएमएफ एस्टैब्लिशमेंट का रीजन क्या है? कम ऑन एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। टू अचीव कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, To conduct, they achieve international trade. हाँ, ऑर्डरली कंडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट हो सके। दूसरा, क्या अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी, Instant stability. हाँ, और थर्ड क्या था? टू इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी। थर्ड क्या है? टू इंक्रीज International liquidity. अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं समझा दूं। देखिए, एक लाइन लिखी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कंडक्टेड इन 1944। लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर दीजिए। यस, आईएमएफ was established as a result of, come on, repeat, IMF was established as a result of what? As a result of what? Come on, unmute yourself. Bretton Woods Agreement in which year? 1944। हाँ, इस पर भी एक एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि हमारे पास पैम्पलेट नहीं है इससे रिलेटेड एमसीक्यू का। नेक्स्ट, क्या कहने का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? To solve the problem of BOP difficulties of member countries। जो भी मेंबर कंट्रीज को BOP में डेफिसिट, अरे BOP याद तो है ना, कि भूल गए कि BOP होता क्या था? क्या होता है BOP? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो होता है, पर क्या होता है BOP? जो डेबिट और क्रेडिट साइड कोई।
हाँ, यानी एक जो वो स्टेटमेंट जो कंट्री के ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिकॉर्ड करती है उसे हम कहते हैं बीओपी। अब बीओपी में डेफिसिट जब आता है यानी पेमेंट ज्यादा करनी है कंट्री को, तो उस केस में आईएमएफ हेल्प करती है मेंबर कंट्रीज को। वंस अगेन क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी डिफिकल्टीज, यानी अगर किसी कंट्री को बीओपी डेफिसिट हो रहा है यानी उन्हें पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इस केस में उन्हें हेल्प कौन प्रोवाइड करता है? अनम्यूट योरसेल्फ। मेंबर कंट्रीज को हेल्प कौन करता है? IMF। यस। सेकंड, टू अचीव एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट क्या रहे? स्टेबल रहे। यस। थर्ड को छोड़ दो, भूल जाओ थर्ड को। फोर्थ, टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स अमंग मेंबर कंट्रीज, यानी मेंबर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स किस चीज के? टैरिफ के, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं, वो सारे ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दिया था? रिमूव करने के लिए। ठीक है, किसी ने मुझसे आईएमएफ का एब्रिविएशन पूछा है। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शायद मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो आप। हाँ, क्या कहने का मतलब कि आईएमएफ तो पता होता। हाँ जी, कहाँ थे? यस। तो आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था? चलिए देखिए, 1944। कौन से एग्रीमेंट के तहत हुआ था? ब्रिटेन वुड वुड्स एग्रीमेंट के तहत हुआ था। इसका क्या है कि ये कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट को क्या करती है? एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करती है। दूसरा, कंट्रीज के बीच में जो क्या है ट्रेड बैरियर्स है उसको क्या करती है? कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर्स को क्या करती है? रिमूव करती है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। यस, अब दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बैठेंगे। यस, प्लीज रीड। Any country can become a member of IMF if it is willing to become a member of World Bank, that is International Bank for Reconstruction and Development. यस, तो सबसे पहला एमसीक्यू जो यहाँ से आएगा वो ये है कि अगर किसी भी कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो उसे किसका मेंबर बनना पड़ेगा? सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द अदर नेम फॉर वर्ल्ड बैंक? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यस, कम ऑन, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बोलेंगे। अगर किसी को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसे किसका मेंबर बनना जरूरी है? वर्ल्ड बैंक। एवरीवन, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यस। नेक्स्ट, इट इज विलिंग टू पे सब्सक्रिप्शन, यानी अगर आईएमएफ का मेंबर बनना है तो आईएमएफ को कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट रखना पड़ेगा। वापस से, अगर कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो कंट्रीज को आईएमएफ के पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो जब भी लिखा है इट इज विलिंग टू पे व्हाट? सब्सक्रिप्शन। अब इट इज विलिंग टू पे सब्सक्रिप्शन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन और उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Yes, come on. अब क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज प्रोवाइड्स दैट 25% ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन देना है, जो सब्सक्रिप्शन देना है उसका 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, कम ऑन रीड एवरीवन, उसका 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। अगर कंट्री क्या दे रही है? सब्सक्रिप्शन दे रही है आईएमएफ को, तो जितना भी सब्सक्रिप्शन देना है उसका क्या? उसका 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। नेक्स्ट, 75% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डोमेस्टिक करेंसी। This should be in the form of domestic currency.
क्लियर है? अब ये जो गोल्ड वाला पोर्शन होता है 25%, उसको बोलते हैं गोल्ड ट्रांच। इसको कहते हैं गोल्ड ट्रांच। और डोमेस्टिक करेंसी वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं क्या? क्रेडिट ट्रांच। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अभी याद होना चाहिए, अगर कंट्रीज को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो उन्हें कंट्रीज के पास क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन, यानी मनी, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। उस अमाउंट का 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ Gold and US dollars. and that is called as what? Gold tranche. And subscription का 75% is in the form of what? Domestic Domestic And currency. that is what? Credit Credit tranche. चलिए नेक्स्ट आते हैं डी पॉइंट, रोल और ऑपरेशंस ऑफ आईएमएफ और मेजर्स टेकन बाय आईएमएफ। आईएमएफ क्या मेजर्स अंडरटेक करती है ताकि वो कंट्रीज को हेल्प कर सके? क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि बहुत सी कंट्रीज को बीओपी में डेफिसिट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस केस में आईएमएफ कैसे कंट्रीज को हेल्प करती है? चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, क्या एसडीआर है पहला पॉइंट। तो पहले एसडीआर नहीं समझ के हम कोटा समझ लेते हैं। सबके इसमें है सेकंड पॉइंट कोटा? यस और नो? सेकंड पॉइंट इज कोटा? yes ma'am। अब समझते हैं व्हाट इज कोटा। देखिए ये जो अमाउंट कंट्रीज ने आईएमएफ के पास डिपॉजिट किया है, सब्सक्रिप्शन जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है टोटल, दिस इज कॉल्ड एज कोटा फॉर एनी कंट्री। समझ में आया? द सब्सक्रिप्शन पेड बाय अ कंट्री विथ आईएमएफ डिटरमाइंस द कोटा फॉर दैट कंट्री। जो सब्सक्रिप्शन एक कंट्री ने पे किया है, किसको? आईएमएफ को पे किया है, ये टोटल जो भी पे हुआ है दैट इज कोटा। अब इस कोटा से कंट्री क्या कर सकती है? कंट्रीज अमाउंट विड्रॉ कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ नीड। समझ में आया? कंट्रीज कैन विड्रॉ देयर कोटा अमाउंट। गॉट इट? तो इस तरह से सबसे पहले तो कंट्रीज को हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि जो भी डिपॉजिट कंट्री ने आईएमएफ के पास रखा है दैट डिटरमाइंस द कोटा फॉर दैट कंट्री, और उस कोटे में से कंट्री अमाउंट विड्रॉ कर सकती है एट द टाइम ऑफ नीड। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस ओके। अब आते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कोटा का मतलब क्लियर है तो सेकंड पॉइंट पढ़िए प्लीज। रीड सेकंड पॉइंट। The reserves of IMF comes from the subscription of member countries. IMF raises the quota of member countries at certain number of years, say 5 years. Under general review of quota, due to this, its reserves has increased from $76 billion in 1947 to $212 billion in 1988. हाँ, और आगे लिख दो $477 billion in 2015। $477 billion in 2015। यस अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू बैठ सकता है कि हर 5 साल में आईएमएफ कंट्रीज को फोर्स करती है कि भाई अपना कोटा बढ़ाओ, यानी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करो। हर 5 साल में आईएमएफ को जितना डिपॉजिटेड है अमाउंट, उससे और ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। तो आईएमएफ का जो भंडार है, जो रिजर्व्स है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अंडरस्टूड? तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अंडर जनरल रिव्यू ऑफ कोटा। व्हाट इज अंडर जनरल रिव्यू ऑफ कोटा? रिव्यू ऑफ कोटा मतलब आईएमएफ फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करती है? मेंबर कंट्रीज को फोर्स करती है कि ज्यादा पैसे डिपॉजिट करो आईएमएफ में, ताकि उनका कोटा क्या हो सके? बढ़ सके। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस कैन बी एन एमसीक्यू। व्हाट इज दिस अंडर जनरल रिव्यू ऑफ कोटा? IMF raises the quota of member countries। वापस से क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ,
IMF raises the quota of member countries under which scheme? General review of quota. Under general review of quota. Clear है? Understood everyone? चलिए next आते हैं selling gold, third वाला. Selling gold, IMF increases its fund by selling gold to member countries. IMF क्या करती है? अपना पिटारा कैसे बढ़ाती है? गोल्ड सेल करती है किसको? मेंबर कंट्रीज को. क्लियर? नेक्स्ट, बोरोइंग्स. बोरोइंग्स पढ़ लीजिए. It borrows from the governments of member countries, general bank and private institutions of developed countries. The banks for international settlement and OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries like Saudi Arabia, Iran, Iraq, etc. Yes, टाइम टू टाइम क्या होता है? IMF अपना कटोरा लेकर चली जाती है कंट्रीज की गवर्नमेंट के पास. बड़ी बड़ी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी बड़ी और रिच ऑर्गेनाइजेशंस के पास टाइम टू टाइम IMF जाता है, यानी मतलब IMF कंसल्ट करता है उन्हें और उनसे क्या लेता है? लोन्स लेता है ताकि IMF के पास पैसे आ सके. और यही लोन्स वो किसको बांट देता है? मेंबर कंट्रीज को देता है जिन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है अपना BOP डेफिसिट सॉल्व करने में. क्लियर है? अंडरस्टूड? तो तीसरी चीज क्या थी? बोरोइंग्स. बोरोइंग्स फ्रॉम व्हाट? बोरोइंग्स फ्रॉम व्हाट? जल्दी बताओ. बोरोइंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशंस से वो क्या लेता है? लोन लेता है और किसको दे देता है? मेंबर कंट्रीज. ओके, तो 3 पॉइंट कौन से पढ़े अभी हमने? कोटा, कोटा. selling हाँ, कोटा बढ़ाता है मेंबर कंट्रीज का कि कम करता है? बढ़ाता है. बढ़ाता है. कोटा अगर मेंबर कंट्रीज का बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कौन सी स्कीम के अंडर बढ़ाएंगे कोटा? जनरल इंश्योरेंस. अंडर जनरल रिव्यू ऑफ कोटा. यस. दूसरा पॉइंट क्या था? IMF कैसे हेल्प करता है उसकी मेंबर कंट्रीज को? by selling gold. बाय सेलिंग गोल्ड. और तीसरा कैसे हेल्प करता है? बोरोइंग करता है किससे? from government, member country. यस. चलिए फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं. SDR. फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं. SDR पढ़िए. SDR. IMF has introduced a scheme of certain creation and allocation of SDRs, that is special drawing rights, to solve the problem of international liquidity. It creates SDRs and allocates them to the member countries, the proportion of their quota. SDR helps the government of member countries to improve their international liquidity and to solve the problem of deficit in BOP. यस. तो समझ लेते हैं अब SDRs क्या होता है. जो भी अमाउंट मेंबर कंट्रीज ने किसके पास रखा है? IMF के पास रखा है. IMF इशू करता है SDRs. नाउ व्हाट इज दिस SDRs? SDRs एक कूपन होता है या अलग अलग कूपन्स होते हैं जिसे मेंबर कंट्रीज कैन एक्सचेंज विद each other. अब जैसे मैं समझाती हूँ. इंडिया को मिले हैं SDRs. अब जब इंडिया को SDRs मिले हैं तो इंडिया ये SDR US से एक्सचेंज करा सकती है, बदले में US डॉलर्स ले सकती है. Once again, what do you mean by SDRs? SDRs का मतलब होता है IMF इशू करती है SDRs. किसको? मेंबर कंट्रीज को इशू करती है. जो मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? इंडिया कैन एक्सचेंज दिस विद US. क्यों एक्सचेंज करेंगे? क्योंकि हमें US डॉलर करेंसी चाहिए. इंडिया चाहे तो ये SDR किससे एक्सचेंज कर सकती है? UK से एक्सचेंज कर सकती है. बदले में उसे मिल जाएंगे क्या? पाउंड, क्योंकि UK की करेंसी है पाउंड. समझ में आया? तो SDRs का मतलब है इट इज द टाइप ऑफ कूपन्स. लिखना चाहो तो लिख लो. इट इज अ टाइप ऑफ कूपन्स. इट इज अ टाइप ऑफ कूपन्स इशूड बाय IMF. वहीं पे स्पेस में ही लिख दो. इशूड बाय IMF टू इट्स मेंबर कंट्रीज
which they can exchange with one another, to obtain any foreign currency, which they can exchange with one another to obtain any foreign currency. समझ में आ गया? SDRs का मतलब IMF अपनी मेंबर कंट्रीज को कूपन्स इशू करती है, ये कूपन्स मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इंडिया को किसी फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो इंडिया उस कंट्री के पास जाएगी, उन्हें SDRs देगी और बदले में क्या ले लेगी? US डॉलर। इंडिया को अगर पाउंड्स की जरूरत है तो इंडिया जाएगी यूके के पास और यूके को SDRs दे देगी, कूपन्स दे देगी और उन कूपन्स के बदले में यूके उन्हें क्या दे देगा? पाउंड। अंडरस्टूड व्हाट इज SDRs? क्लियर है सबको? यस और नो? Yeah, ma'am, it's clear. वापस मत बोलना। यस, इट इज क्लियर। चलिए ठीक है, तो हाँ, तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है SDR, सेकंड पढ़ लिया कोटा, थर्ड पढ़ लिया सेलिंग गोल्ड, फोर्थ पढ़ लिया बोरोइंग्स, फिफ्थ पढ़िए Assistance to member countries. IMF has made अब following. इससे भी एक मिनट, इससे भी MCQs बैठेंगे तो मार्क करते जाना। यस, IMF has made following arrangements to increase international liquidity. If a member country has temporary deficit in BOP, it can borrow from the fund, that is IMF, to reduce temporary deficit. Then IMF has decided following borrowing limits. A member can draw. रुको, हाँ, तो अब क्या कहने का मतलब? असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज में अगर कंट्रीज को टेम्पररी डेफिसिट है अपने बीओपी में, या उसके पास बीओपी डेफिसिट वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो IMF से पैसे बोरो कर सकते हैं। कौन बोरो कर सकते हैं पैसे? मेंबर कंट्रीज कैन बोरो मनी फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम IMF। अब IMF खुद थोड़ी ना अपने पैसे देगा, IMF कहाँ से पैसे निकाल के देगा? जो कोटा बनाया था कंट्री का, जो कंट्री ने खुद पैसे डिपॉजिट किए थे IMF के पास, उसी कोटे में से कंट्री क्या कर सकती है? विड्रॉ कर सकती है अमाउंट। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आया? IMF खुद अपने पैसे कंट्रीज को नहीं देगा, IMF कहाँ से पैसे निकाल के देगा? जो भी कोटा में, जो कोटा हर कंट्री के लिए बनाया गया है। कैसे बनाया गया था? कंट्री जब मेंबर बनी थी तो उन्होंने क्या रखा था? बोलो, IMF के पास क्या रखा था? सब्सक्रिप्शन रखा था 25% और गोल्ड में और 75% डोमेस्टिक करेंसी में। यस, चलिए, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। पहला है, a member can draw up to 25% of its quota every year. Yes, तो एक मेंबर कंट्री अपने कोटा में से 25% अमाउंट हर साल विड्रॉ कर सकती है। However, such drawings should be repaid within a period of 3 to 5 years. MCQ आ सकता है, एक कंट्री अपने कोटे में से हर साल कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती है? 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, पर ये 25% कोटा जो है कब तक रिटर्न करना होता है? 3 to 5 years। यस, रिटर्न करना होता है। क्लियर है? चलिए, सेकेंड पॉइंट, अ मेंबर कैन ड्रॉ। अब ये पॉइंट को आप ब्रैकेट लगा के जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट का मुझे मतलब ही समझ नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजिंग है, तो आप लिख लीजिए इसको। मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ, इस पॉइंट की जगह पर मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ। हाँ, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ जब तक मैं डिक्टेट कर रही हूँ। हाँ, a member country can withdraw up to 100%. A member country can withdraw
a member country can withdraw up to 100% of its credit tranche. Up to 100% of its credit tranche in four annual installments. In 4 annual installments. Yes, तो इसको समझ लेते हैं. पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट वाज कि एक कंट्री अपने कोटे का 25% अमाउंट हर साल या 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकती है. हाउएवर ये जो अमाउंट है वो 3 से 5 साल के बीच में रिटर्न करना होता है. दूसरी स्कीम है कि एक कंट्री अपने क्रेडिट ट्रांच का, जितना क्रेडिट ट्रांच का पोर्शन है जिसमें डोमेस्टिक करेंसी रखी है, उसका 100% विड्रॉ कर सकती है. कितना परसेंट विड्रॉ कर सकती है क्रेडिट ट्रांच का? 100% विड्रॉ कर सकती है. कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 4 एनुअल इंस्टॉल. 4 बार पैसे निकाल कर पूरा क्रेडिट ट्रांच खाली कर सकती है. समझ में आया कि नहीं? Is it clear or not? First is, पहली स्कीम होती है कि अगर टेम्पररी डेफिसिट है तो 25% अपने कोटा का विड्रॉ कर लो. ये 25% 3 से 5 साल में रिटर्न कर देना. दूसरी स्कीम है, जितना भी क्रेडिट ट्रांच रखा है वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो. कितने सालों में? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में. Is it clear? Understood everyone? ठीक है. अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इस पे जो एमसीक्यू बैठेगा, सच फैसिलिटीज गिवन ऑन अ कंडीशन, यानी दिस इज अ कंडीशनल फैसिलिटी. ये जो आपने लिखा पॉइंट क्रेडिट ट्रांच वाला, इट इज अ कंडीशनल फैसिलिटी that the member country will adopt a viable program to ensure the financial stability. इस पे ये कंडीशन है कि कंट्री क्या करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान लेकर आएगी, कॉन्क्रीट प्लान लेकर आएगी जिससे वो अपनी कंट्री की फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को सॉल्व करेगी. एक ही शर्त पर आईएमएफ 100% क्रेडिट ट्रांच निकालने देता है कि जब कोई भी कंट्री अच्छा एक प्लान लेकर आएगी जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व कर रही है. तो ये पूछा जा सकता है विच इज द कंडीशन, फॉलोइंग कुछ दे देंगे, एंड विच इज द कंडीशनल फैसिलिटी. कौन सी फैसिलिटी कंडीशनल होती है? 100% विड्रॉवल ऑफ क्रेडिट ट्रांच इज अ कंडीशनल फैसिलिटी. इस पे ये एमसीक्यू बैठ सकता है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में पढ़ रही हूँ, बीच की लाइन मैंने नहीं पढ़ी है. थर्ड पॉइंट, बट अब एक कंट्री 300% ऑफ क्रेडिट ट्रांच तक विड्रॉ कर सकती है. बट हाउएवर नाउ एट प्रेजेंट कंट्रीज कितना विड्रॉ कर सकते हैं? कंट्रीज 300% ऑफ क्रेडिट ट्रांच विड्रॉ कर सकते हैं. तो लेटेस्ट लिमिट ऑफ क्रेडिट ट्रांच विड्रॉवल इज 300%. पहले था 100%, बट हाउएवर नाउ दे कैन विड्रॉ अप टू 300%. Is it clear? Understood everyone? चलिए, then comes C. I am turning the page. 9th page पर मैं आ रही हूँ. C point. हाँ, yes. Read. If a member country requires fund, it can purchase foreign exchange from the fund in exchange of its domestic currency. But in this case, it must repurchase its domestic currency within 3 to 5 years. Yes. तो थर्ड स्कीम, तीसरी स्कीम क्या है? तीसरी स्कीम ये है कि अगर किसी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है तो वो क्या कर सकती है? वो आईएमएफ से अपनी डोमेस्टिक करेंसी देकर क्या ले सकती है? कोई भी फॉरेन करेंसी ले सकती है. It can purchase foreign currency in exchange of domestic currency. क्लियर है? अंडरस्टूड. पर उन्हें क्या करना होता है? अपनी डोमेस्टिक करेंसी फिर से वापस खरीदनी होती है. कितने टाइम में? 3 to 5 years. If a country does not repurchases its domestic currency within a fixed period, IMF cannot force it to repurchase its currencies. However, it can charge interest on this amount and it can stop further assistance until repurchase of domestic currency.
अगर कोई कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी परचेस रीपरचेस नहीं कर पाती है तो आईएमएफ उसे फोर्स नहीं कर सकती। हाउएवर आईएमएफ क्या करती है, उस अमाउंट पर क्या लगाने लग जाती है, इंटरेस्ट लगाने लग जाती है, और आईएमएफ किसी भी तरह की हेल्प उस कंट्री को रोक देती है। अंडरस्टूड, क्लियर, गॉट इट। तो हम टर्न द पेज, तीनों स्कीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्कीम में कितना परसेंट विड्रॉवल था आईएमएफ से बोरोइंग लिमिट्स? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। 25% of the quota every year. 25% ऑफ द टोटल कोटा कोई भी कंट्री विड्रॉ कर सकती है। दूसरी स्कीम 100% of the credit tranche. लेकिन 4 equal 100% of the credit tranche in the 4 equal annual installments, but however now they can withdraw 300%. 300%. yes। थर्ड स्कीम वाज वो अपनी करेंसी देकर क्या कर सकते हैं? थर्ड स्कीम वाज Foreign currency. फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, पर अपनी करेंसी वापस कब तक? 3 से 5 साल में 3 to परचेज 5 years. करना पड़ेगा। पड़ेगा। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ गया? यस। अगर नहीं खरीदते तो आईएमएफ फोर्स नहीं करती, क्या लगाती है? इंटरेस्ट लगाती है। Interest. तो दिस टॉपिक इसके आगे न्यू क्रेडिट फैसिलिटीज करके दिया है। और भी अब ये है ना, याद करनी पड़ेगी कि मुझे नहीं पता। ये अगर पूछ ली कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये नाम याद करने पड़ेंगे। इनके बारे में कोई वो नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी, स्ट्रक्चरल, तो ये आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिखवा दूं। No. नो, ठीक है, तो मैं नहीं लिखवा रही हूँ उनके बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही रहने देते हैं। इनको पढ़ जरूर लेना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रेडिट फैसिलिटी। ये 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक नहीं होगा कोई, ठीक है? तो रीड एंड लर्न, उसके ऊपर लिख देना लर्न या रट लेना। यस, सो वी आर डन विद दिस आंसर। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पैम्फलेट में है पेज नंबर 5 पर जो एक टॉपिक बचा हुआ है, पेज नंबर 5 पर बस थोड़ा सा और झेलना है। इट्स 9:11, 9:30 आप जा सकते हैं। 9:12 फिर इसमें अब यार अब 9:12 हुआ। चलो, इंटरनेशनल लिक्विडिटी पेज नंबर 5 पे है। आप जिनका पैम्फलेट अलग है वो देख लीजिए। इंटरनेशनल लिक्विडिटी करके कोई टॉपिक है आपके पैम्फलेट में? मैम की जगह ये कहाँ से स्क्रीन पे आ गए? क्या हुआ? यस, चलिए। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी, यस, डिफाइन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब ये इसका तो नोट्स भी बच्चों के पास है। ओपी रोड के बच्चों को छोड़कर सुभानपुरा और प्रताप नगर के बच्चों के पास इसके नोट्स भी होंगे। अगर नोट्स नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी? वो सारे रिसोर्सेज जो एक कंट्री को चाहिए होते हैं बाहर फॉरेन में पे करने के लिए। Once again, what is international liquidity? All those resources which are required to make payment to other countries. Come on, repeat. All those resources. Bolo. All those resources. Available for which are required to All those resources required to make payment to other countries. international. समझ में आया क्या? इंटरनेशनल वापस बोलो। नींद आ रही है, बोलो। All the resources that are used to repay the international payments. जो होता है सब। हाँ, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए या पेमेंट टू अदर कंट्रीज के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। यस। तो पेज टर्न कर लो, आ जाओ पेज 6 पर। क्या क्या आता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में? यस, सबसे पहले पढ़ो। क्या आता है सबसे पहले? एवरीवन, क्या आता है सबसे पहले? Official reserves of gold and foreign exchange. Held by the monetary authority of a country। यानी सबसे पहले इंटरनेशनल लिक्विडिटी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है या फर्स्ट चीज जो आती है वो है क्या? फॉरेन रिजर्व्स या फिर गोल्ड के रिजर्व्स जो किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास होते हैं किसी कंट्री के।
किसके? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या गोल्ड रिजर्व्स, जो किसके पास है? बोल दो किसके पास है? Central bank and Central bank सेंट्रल of बैंक के India. पास। बैंक और नेक्स्ट, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, नेट सरप्लस इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स यानी अब हर साल ट्रेड तो कर रहे हैं, ट्रेड विद अदर कंट्रीज करेंगे, तो जो भी अर्निंग्स होगी वो भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट है। यस, तो व्हाट इट इज? रिपीट द फॉरेन एक्सचेंज, बोल दो जल्दी से। foreign exchange हाँ, अर्निंग्स। earning Earning. net रिपीट एवरीवन, फॉरेन एक्सचेंज foreign exchange अर्निंग्स बोलो ना। foreign exchange earning borrowing हाँ। facility available from international monetary institutes such as IMF. बस यस, तो दूसरा वाला क्या है? दूसरा इंटरनेशनल लिक्विडिटी में तीसरी चीज क्या आती है? बोरिंग फैसिलिटीज Borrowing अवेलेबल फ्रॉम facilities. आईएमएफ। और कौन सी बोरिंग फैसिलिटीज होती है? ये स्कीम्स कौन सी होती है? हमने पढ़ रखी है। वापस बोलूं क्या? yes यस मैम। no मैम एक बार फिर से समझा दो। क्या समझाऊं? बताओ। यही यही तो, यही मैं सबसे में से पहले उठाए इसके लिए जानबूझ के तो नहीं बोल रही, वापस समझा दो। चलो, इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो किसी कंट्री के पास होते हैं ताकि वो बाहर दूसरी कंट्रीज को पेमेंट कर सके। अब दूसरी कंट्रीज को भलते में यूं ही तो पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों पेमेंट करते हैं? क्योंकि हम उनसे गुड्स खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हर वो रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। और क्या होता है? गोल्ड गोल्ड रिजर्व्स Gold. होते हैं। फॉरेन सेकेंड, एक्सचेंज रिजर्व। यस, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। किसी भी कंट्री को अगर फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स हुई है, अर्निंग क्यों होगी? गुड्स बेचेंगे तो अर्निंग्स होंगी, तो जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आई हैं वो भी हम किसी कंट्री को पे कर सकते हैं। तीसरा, हम आईएमएफ से बोरो करके भी किसी कंट्री को पेमेंट कर सकते हैं। चौथा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आपको पता है कूपन्स से कंट्रीज आपस में क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं टू गेट व्हाट टाइप ऑफ करेंसी? foreign currency गेट फॉरेन करेंसी। Currency. यस, नेक्स्ट। अरे म्यूट, अरे मतलब यार यॉन कर रहे हो तब तो म्यूट कर लो। यस, नेक्स्ट, विलिंगनेस ऑफ अदर कंट्रीज टू एक्सेप्ट आवर होम करेंसी। यस, किसी कंट्री की विलिंगनेस की वो होम करेंसी, हमारी करेंसी एक्सेप्ट करने को तैयार है अगर वो। और नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम फॉरेन कंट्रीज के कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी में आएगा। यस, सबसे पहले क्या आता है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले क्या आता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में? official reserves of gold and foreign exchange. गोल्ड रिजर्व। एवरीवन स्पीक। सब नहीं बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता foreign है? exchange earning अर्निंग्स। तीसरा, borrowing facility available from international monetary institutes such as IMF. हाँ, अगर हमें आईएमएफ से बोरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो वो पैसा हम दूसरी कंट्रीज को दे सकते हैं। फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट से हम करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अगर दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती हैं तो वो पैसे का यूज करके हम बाकी अदर कंट्रीज को पेमेंट कर सकते हैं। It's all about international liquidity. Clear है? Next, components of international liquidity में supply of international liquidity and demand of international liquidity. कब किस किस कारणों से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड रिजर्व्स आता है उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। वापस से, व्हाट इज सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी? वो सारे सोर्सेस जहां से हमारे पास या तो गोल्ड आता है या तो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी आती है कंट्री में, उसे कहते हैं सप्लाई। कौन कौन से वो होते हैं? पढ़ लो। सबसे पहला क्या है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ।
Gold mines of a country. Gold mines of a Everyone country. speak. Everyone speak. Gold mines, foreign exchange Gold earnings, mines of the country. Foreign exchange capital earnings, bilateral transfer, capital inflow, and receipts receipt of of gold gold and and foreign foreign exchange exchange by by monetary the monetary authority of a India. country. यस तो गोल्ड माइंस होंगी तो वहां से हमें मिलेगा गोल्ड। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अगर दूसरी कंट्रीज को सामान बेचेंगे तो वहां से हमें होगी अर्निंग्स। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा कि जाएगा? आएगा। थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। ये बीओपी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। अगर कोई हमें हेल्प दे रहा है, Donation. ग्रांट्स दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, तो वो होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल इनफ्लोज यानी क्या हुआ? अगर दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। कैपिटल इनफ्लोज क्यों होता है? जब अदर कंट्रीज रेडी टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। नेक्स्ट क्या था? रिसिप्ट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड हमें मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सेंट्रल बैंक को अगर कहीं से मिलता है तो वो भी सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी में आता है। यस, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई यानी फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड हमारे पास बोल दो जल्दी से। आता है। डिमांड में आउटफ्लो जाता है। हमें जब दूसरों को पेमेंट करना होगा तब उसे हम कहेंगे डिमांड। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? व्हेन वी वांट फॉरेन एक्सचेंज टू मेक पेमेंट टू अदर्स, जब हम दूसरों को पेमेंट करेंगे तब ये सारी चीजें हमारे यहाँ से जाएगी और हम इसे कहेंगे व्हाट? डिमांड ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट आते हैं, डिमांड पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं मैम, चलेगा। यस चलिए एक बार पढ़ लो। डिमांड फॉर अराइजेस व्हेन। डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी अराइजेस आउट ऑफ, पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट क्या है? डिमांड क्योंकि देखना इसमें डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड फॉरेन सर्विसेज। हाँ, अगर हम डिमांड करेंगे फॉरेन गुड्स की तो हमें क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। गुड्स तो अरे गुड्स तो आएंगे ना। फॉरेन करेंसी चाहिए उनको पेमेंट करने के लिए। यस, फॉरेन करेंसी चाहिए उन्हें पेमेंट करने के लिए। यस, और फिर क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी? यूनिलेटरल ट्रांसफर। जब हम दूसरों को डोनेशन देंगे, हेल्प देंगे तो चाहिए हमें फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट कैपिटल आउटफ्लो when we will invest money in फॉरेन कंट्री। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें वो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो अब पता है एक तो क्वेश्चन एमसीक्यू इससे आएगा। फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन, फॉलोइंग आर दी लिख लो वहां पे कैसा क्वेश्चन आएगा सप्लाई में। Which of the following is not a component of supply of, which of the following is not a component of supply of international liquidity? Which of the following is not the component of supply of international liquidity? समझ में आया? अब सप्लाई की चार चीजें दे देंगे जिसमें से एक सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आएगा? डिमांड की चार चीजें देंगे, डिमांड के लिए भी ऐसा ही पूछेंगे और एक उसमें से डिमांड का कंपोनेंट नहीं होगा। समझ में आया? Is it clear everyone? Yes. चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेसी और शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की शॉर्टेज क्यों होती है किसी भी कंट्री को? ओनली पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहला डेफिसिट इन बीओपी। जब बीओपी में क्या रहेगा? डेफिसिट होगा बीओपी में, यानी हमें पेमेंट ज्यादा करना है, तब हमारे पास इंटरनेशनल लिक्विडिटी यानी इंटरनेशनल
करेंसीज या फॉरेन करेंसीज की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। Shortage. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट दूसरा, एटीट्यूड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल भी डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करती, वो ज्यादा टैक्सेस चार्ज करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को बीओपी की प्रॉब्लम आती है, यानी उनके पास रिजर्व्स या लिक्विडिटी नहीं बचती। वंस अगेन, एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मतलब क्या, कि डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती किसको, डेवलपिंग कंट्रीज। वो ज्यादा टैक्सेस चार्ज करती हैं किससे, डेवलपिंग कंट्रीज से। चल थर्ड वाला पॉइंट भी वही है, हाई टैरिफ बैरियर्स। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव इम्पोज्ड हेवी टैरिफ ऑन गुड्स। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज अपने सामान पर ज्यादा टैक्सेस चार्ज करते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम आती है इतना पैसा भरने के लिए, उनके पास इंटरनेशनल करेंसीज नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? Yes. क्या मतलब है, क्या मतलब है हाई टैरिफ बैरियर्स? कौन टैरिफ लगा रहा है, कौन टैक्सेस लगा रहा है? Developed countries, developing countries पे डेवलपिंग कंट्रीज पर। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को पेमेंट ज्यादा ज्यादा करना होता है और उनके पास फॉरेन करेंसीज का क्या होता है, shortage. नेक्स्ट फोर्थ, ये सब थियोरी का है, आई डोंट थिंक सो इससे कोई एमसीक्यू आ सकता है, बट स्टिल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन, मतलब 4 रीजन देंगे उसमें से एक रीजन सही नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। समझ में आया? तो सारे है ना, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, कोई एक पॉइंट अलग से मन से दिया हुआ होगा जो कि आंसर होगा, या ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। तो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। फोर्थ पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, यानी क्या कि रिच कंट्रीज के पास ज्यादा इंटरनेशनल रिजर्व्स है और पुअर कंट्रीज के पास कम इंटरनेशनल रिजर्व्स है, इसलिए पुअर कंट्रीज को हमेशा प्रॉब्लम होती है फॉरेन पेमेंट्स करने में। अंडरस्टूड? Yes. अब मेजर्स टू सॉल्व द इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, ये तो बहुत सौ के पास नोट्स में लिखा हुआ होगा, मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला मेजर कौन सा है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। लिमिटिंग इंपोर्ट्स। लिमिटिंग इंपोर्ट। लिमिटिंग लिमिटिंग इंपोर्ट्स। इंपोर्ट। कैसे? इंपोर्ट कम करेंगे तो क्या होगा? पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज कम करना पड़ेगा। पेमेंट कम करना पड़ेगा। पेमेंट कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इंपोर्ट कम करेंगे तो पेमेंट कम कम करना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो फॉरेन करेंसी foreign ज्यादा आएगी currency हमारे आएगी। पास। आएगी, ज्यादा फॉरेन आएगी। करेंसी हमारे पास आएगी। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. नेक्स्ट, रिडक्शन इन बीओपी सरप्लस। इसको हम पढ़ लेते हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड ट्राई टू रिड्यूस देयर बीओपी सरप्लस। अब क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास तो वैसे भी बीओपी सरप्लस होता ही है, तो उन्हें थोड़ा ही हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को अपना बीओपी सरप्लस कम करके। अब वो कैसे हो पाएगा? सबसे पहला, टू एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसी। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो किस में रिसीव करें? किसमें रिसीव करें? इंटरनेशनल करेंसीज में नहीं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक। किसकी डोमेस्टिक करेंसी? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज की डोमेस्टिक करेंसी में एक्सेप्ट करें। फिर क्या दिया है? गुम हो गया यार। यस, नेक्स्ट क्या है पढ़ना? To accept the goods of developing countries in exchange of their exports. हाँ, एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को तो बदले में उनसे क्या ले लें? उनके गुड्स लें, उनसे पैसे ना लें। समझ में आया? क्लियर है कि क्या है डेवलप्ड कंट्रीज कैसे हेल्प कर सकती हैं? कि अगर वो एक्सपोर्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को तो उनसे पैसे ना लेकर क्या ले लें बदले में? क्या ले लें बदले में? जल्दी बता दो। Goods of developing countries. गुड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ले लें। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट वाला, टू चेंज इन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी फॉरेन कंट्रीज अपनी खुद की डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन कर लें। कौन डीवैल्यूएशन करे? हाँ, यानी डीवैल्यूएशन करेंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करें? कम करें। Yes. समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल रिजर्व्स। एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल रिजर्व्स मतलब IMF के पास कंट्रीज को अपना रिजर्व्स बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें हेल्प के टाइम पे, नीड के टाइम पे हेल्प मिल सके। अब कुछ भी काम का नहीं, ठीक है? चलिए तो एक बार, यस, व्हाट इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी? बोल दो जल्दी से, एवरीवन स्पीक। What is international liquidity? All the resources which are required to make international payments. Make international payments. Yes. हर वो रिसोर्स जो चाहिए पेमेंट करने के लिए। यस। इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला Gold reserves. गोल्ड रिजर्व्स, Official reserve and foreign exchange. अरे नहीं, ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड Gold एंड and foreign exchange. Held by monitor. हाँ, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। दूसरा कंपोनेंट क्या है? अर्निंग्स जो होती है हमें गुड्स बेचकर। तीसरा कंपोनेंट क्या है? बोरोइंग्स जो फैसिलिटी हमें IMF से मिलती है। स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट्स पता है ना? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। हाँ, नेक्स्ट विलिंगनेस ये नहीं होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? मेरे को तो समझ पड़ा वो लिखा है। क्या होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? जरा कोई तो बता दो, किसी को तो समझ में आया होगा। IMF has introduced a scheme of creation and allocation of अरे SDRs. उसमें क्यों पढ़ रहे हो? मैंने तो वो पढ़वाया ही नहीं है। कूपन इश्यू करते हैं बाय IMF, वो जो एक्सचेंज रेट में काम आती है फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। उसको देके हम फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। अगर IMF ने कुछ कूपन्स दीप को दिए हैं तो दीप वो जाकर चिराग से एक्सचेंज करा सकता है और चिराग से जो चिराग की कंट्री में जो करेंसी है वो उसे मिल जाएगी। समझ में आया? इंडिया ये कूपन्स एक्सचेंज करा सकती है US से डॉलर के लिए, UK से पाउंड के लिए। यस। और क्या है? और क्या कंपोनेंट्स होते हैं? To attract foreign capital in country नहीं है मैम, अब कुछ नहीं। यस, हम कंट्री में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स से फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर सके। मार्क माय वर्ड्स, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। वो कुछ दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट नहीं है या पार्ट है। अब मैम ने बोला था नहीं है ही पूछेंगे, पर हमको तो है पूछ लिया, पर वो नहीं है या है कुछ भी पूछ सकते हैं। डन? यस। अच्छा, सबको सब समझ में आ गया है? आई एम गिविंग यू 2 minutes। सी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि रिपीट करने में तो एवरीवन इज फीलिंग वेरी स्लीपी। मन की बात ये है कि डोंट रिपीट। तो यस, किसी को कोई डाउट है? 2 ही टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी और IMF एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। सप्लाई के कंपोनेंट्स पूछेंगे, डिमांड के कंपोनेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है? दूसरा क्या था? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। कैसे सॉल्व करते हैं? इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज से उनकी डोमेस्टिक करेंसी लेनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज को डोमेस्टिक करेंसी, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स के बदले में गुड्स ही लेने चाहिए और कुछ नहीं लेना चाहिए। ठीक है? क्या मैं यहाँ पे वाइंड अप कर लूं? यस। कोई किसी को डाउट पूछ लो। मैम एग्जाम में कितने यूनिट है? दीप जानबूझ करके पूछ रहा है शायद। नहीं जानबूझ कर नहीं, वो आपको फर्स्ट यूनिट पूरा, सेकंड यूनिट पूरा और थर्ड यूनिट के 2 टॉपिक्स। बता दो आधे से आया बीच में तो। अच्छा, सिलेबस ऑलरेडी आई चुके केमिस्ट्री में थी। बगा तने पूछू मैं। हाँ, खबर से तू एकलो जेवो छे। बोलो मैम। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम ना जो कौन सा? अरे लिसन टू मी नाउ। यस, व्हाट आई एम सेइंग इज
कि यार देखो जब है ना लॉकडाउन चल रहा था तब पूरे 1 वीक की क्लास लेकर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट, डीवैल्यूएशन सबका रिवीजन कराया था। ठीक है, ओपी रोड के कुछ बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, गर्ल्स नहीं बॉयज थे, जब मैंने ऑफलाइन के टाइम पे एक टॉपिक लिखवाया है एमसीक्यू कॉन्सेप्ट्स करके, नोट्स में मिलेगा सबको है वो एमसीक्यू कॉन्सेप्ट्स करके, तो बहुत सारे उस टाइम पे ओपी रोड के बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते थे, तो प्लीज अपने बैचमेट से ले लेना वो टॉपिक, क्योंकि वो एमसीक्यू कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो डू यू फील द नीड ऑफ एनी अदर क्लास? No. हाँ चलेगा, मेरे को नो ही सुनना है। Do you feel the need of other class? किसी को है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. You were not there in the entire semester में first second units में भी तुम एक बार भी मेरी क्लास में नहीं बैठे हो। Zero attendance was there. मैम था, हर रोज आता था, पर थोड़ा लेट था। नहीं थे तुम, तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं होंगे। मैं अभी मेरे पास भेजू पीडीएफ। वो मैम दूसरे के नोट्स कॉपी करिए। પોતાની નોટ મોકલ લખેલી। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, तो सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, और जिसके पास नहीं है उनको मैं दे देती हूँ, मैं बोल देती हूँ लिख लो, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी पैम्पलेट्स अलग है। 860 राइट डाउन 860। बाकी सब लीव कर सकते हैं, बाकी you can leave. Yes. Bye ma'am. Okay, all the best. Bye, ma'am. All the best everyone. Yes. Bye. हाँ, I'm saying the number 860 Bye ma'am. 252 0004. Thank you so much, ma'am. हाँ, वेलकम। यू कैन कॉन्टैक्ट मी दिव्या, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। ठीक है, चलिए बाकी सब लोग बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय बाय। हाँ, कुछ नहीं आए तो मत आना मेरे पास। नहीं, मैं तो आऊंगा। Sure. मजाक कर रही हूँ। चलो बाय बाय। बाय Bye, ma'am.